शव वाला कमरा, एक सच्ची घटना पर आधारित अत्यंत डरावनी हिंदी हॉरर कहानी। साल 1996। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, धनपुरवा। यहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, पर एक बात गांव के हर आदमी की जुबान पर थी। पुराना तहसील कोठी, जो अब वीरान पड़ा था। कहते हैं अंग्रेजों के समय में वह इमारत तहसीलदारों के ठहरने के लिए बनाई गई थी, लेकिन 1962 के बाद से वह एकदम सुनसान हो गई थी। उसके चारों ओर उगी घनी झाड़ियां, टूटी खिड़कियां और हमेशा बंद रहने वाला लोहे का मुख्य दरवाज़ा दूर से ही किसी अनहोनी का संकेत देता था। गांव के 26 वर्षीय युवक रमाकांत यादव, जो हाई स्कूल तक पढ़ा था, शहर से वापस लौटा था। नौकरी की तलाश में नाकाम रमाकांत अब गांव में ही कुछ करने का मन बना रहा था। एक दिन पंचायत की मीटिंग में ये तय हुआ कि तहसील कोठी को थोड़ा ठीक करके वहां एक अस्थायी दवाखाना खोल दिया जाए, ताकि पास के गांवों को राहत मिल सके। गांव वालों ने इस बात का विरोध नहीं किया, पर एक शर्त रख दी, कोई वहां रात नहीं बिताएगा। रमाकांत को यह सब बकवास लगा। वह ठहरा तार्किक सोच वाला आदमी। उसने तय किया कि वहीं ठहरेगा और वहीं से दवाइयों का वितरण करेगा। अगर भूत होते तो अब तक किसी को खा गए होते, रमाकांत ने हंसते हुए कहा था। दूसरे ही दिन तहसील कोठी की सफाई शुरू हुई। पुरानी दीवारों पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था, जिसे समझा नहीं जा सका। नीचे की मंजिल तो ठीक ठाक थी, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर जंग लगे थे और लकड़ी की चौखटें खड़खड़ाती थीं। गांव वालों ने रमाकांत को चेतावनी दी, ऊपर मत जाना, वो कमरा, वो जो सबसे आखिरी में है, वहां कुछ है। पर रमाकांत नहीं माना। पहली रात उसने वहीं ठहरने का निर्णय लिया। लालटेन की पीली रोशनी में वह अपनी नोटबुक में दवाइयों का हिसाब किताब लिख रहा था। रात के करीब 1 बजे के आसपास अचानक कमरे की दीवार से टप टप की आवाज आने लगी, जैसे कोई दीवार के पीछे नाखून घसीट रहा हो। रमाकांत चौंक गया, लेकिन खुद को समझाया कि शायद चूहा होगा। आवाजें बंद हुईं। वो सो गया। दूसरी रात जब वो खाना खाकर वहीं लेटा था, उसे ऊपर की मंजिल से धीमे धीमे चलने की आवाजें आने लगीं। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियों की चर्रर चर्रर आवाज, जैसे किसी भारी कदमों से दब रही हो। रमाकांत ने लालटेन उठाई और ऊपर की ओर चल पड़ा। ऊपर पहुंचते ही बाएं तरफ का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, एक अजीब सी बदबू, गंध सड़ी हुई लाश जैसी, उसके नथुनों से टकराई। अंदर कुछ नहीं था, बस एक पुराना टूटा हुआ पलंग, दीवार पर उधड़ी हुई चूने की परतें और कोने में एक लकड़ी का संदूक। जैसे ही रमाकांत ने उस संदूक को छूने की कोशिश की, उसके हाथ अपने आप पीछे खिंच गए, मानो किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो, पर वहां कोई नहीं था। नीचे लौटते वक्त उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वो डर गया, पर फिर भी कुछ बोल नहीं पाया। तीसरी रात, असल कहर की शुरुआत। उस रात रमाकांत की चीखें गांव के बाहर तक सुनी गईं। सुबह गांव के लोग दौड़ते हुए तहसील कोठी पहुंचे तो देखा, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जबरदस्ती खोलने पर रमाकांत एक कोने में सिकुड़ा बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुईं, होंठ नीले और शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक ही शब्द दोहरा रहा था, वो जिंदा है, वो जिंदा है। रमाकांत की हालत बिगड़ती चली गई। उसके माता पिता उसे लेकर पहले सीतापुर, फिर लखनऊ तक गए, पर कहीं कोई इलाज काम न आया। हर डॉक्टर ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक साइकोसिस बताया, पर रमाकांत तो दिन ब दिन किसी और ही दुनिया में जा रहा था। गांव वालों ने तहसील कोठी को फिर से बंद कर दिया। दरवाजे पर ताले जड़ दिए गए, लेकिन कहानियां नहीं रुकीं। रमाकांत की बहन शालिनी, जो बनारस में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, गांव आई। उसने ये तय किया कि भाई की हालत को समझे बिना वह चैन से नहीं बैठेगी। वह सबसे छुपकर एक रात खुद तहसील कोठी में गई। उसने एक पुराना कैमरा, एक नोटबुक और एक छोटा टॉर्च अपने साथ लिया। रात के करीब 12 बजे जब गांव सो गया, शालिनी कोठी में दाखिल हुई। सब शांत था, बहुत ज्यादा शांत, जैसे कोई सांस भी न ले रहा हो। उसने नीचे का मुआयना किया, कुछ नहीं मिला। फिर वो ऊपर गई। सीढ़ियों की आवाज़ अब भी वैसी ही डरावनी थी।
वह वही कमरा खोलने वाली थी जब उसे अपने पीछे किसी के तेज तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत कैमरे से तस्वीर ली। फ्लैश चमका और अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। बैटरी फूल गई थी, जबकि वह बिल्कुल नया कैमरा था। वो कमरे के अंदर घुसी। वही संदूक अब भी वहां था, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर से निकल रही थी एक सड़ी हुई उंगली, इंसानी और ताजा। शालिनी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र दीवार पर गई। वहां किसी ने कील से लिखा था, जो मरे वो बोलते नहीं, मैं जिंदा हूं। कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया, अपने आप, बाहर से नहीं अंदर से। और फिर शालिनी की चीखें गांव तक गूंजीं। अगली सुबह गांव वालों ने दरवाज़ा तोड़ा। अंदर शालिनी नहीं थी, बस वो कैमरा पड़ा था और उसकी नोटबुक। कैमरे की तस्वीरें सब ब्लर थीं, लेकिन एक फ़ोटो में एक अधजला चेहरा दीवार पर से झांक रहा था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन शालिनी का कोई पता नहीं चला। रमाकांत की हालत और बिगड़ गई। वह अब दीवार पर खून से वही लाइनें लिखता था, जो मरा नहीं, वो छुपा है। तहसील कोठी को दोबारा सील कर दिया गया, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 2021 में एक यूट्यूब एक्सप्लोरर आदित्य मिश्रा उस जगह की खोज में गया। उसने लाइव रिकॉर्डिंग की। उसके आखिरी वीडियो में वो कहता है, मैं उस कमरे में हूँ, यहाँ किसी की मौजूदगी है, दीवारों से कोई सांस ले रहा है। और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आज तक न रमाकांत बोल पाया, न शालिनी मिली और न आदित्य लौटा। और तहसील कोठी का वो आखिरी कमरा, कहते हैं वो अब भी खुला है, हर रात किसी के जीते जागते रहने की गंध के साथ। और अगर कभी वहां गए तो बस एक चीज याद रखना, जो मरा नहीं वो छुपा है, और अब वो तुम्हें देख रहा है। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका जिक्र सीतापुर जिले की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स और स्थानीय किस्सों में आता है। क्या आप उस कमरे में जाने की हिम्मत करेंगे?